हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 के लिए कोशिका जो टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी के अंदर। तो कोशिका के बारे में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। इनकी पुस्तक माइकोग्राफिया थी जिसमें ये विवरण हमें देखने को मिलता है। और ये क्या है, कोशिका को हम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और इस कोशिका के अंदर क्या है, स्वजनन की क्षमता भी पाई जाती है। कोशिकाओं के अंदर क्या है, स्वजनन की क्षमता होती है। सर्वप्रथम जो कोशिका खोजी गई थी उसे क्या है, कोशा कहा गया। उसके लिए कोशा शब्द का प्रयोग किया गया। कोशा क्या एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा होता है। ठीक है, लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। और जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहेक ने, हॉलैंड निवासी, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहेक ने जीवाणु कोशिका की खोज की थी जो कि जीवित कोशिका थी। इसके बाद शुक्राणु, प्रोटोजोआ, ये सारी की सारी खोज भी किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहेक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है श्लाइडेन और थियोडर शेवान। ठीक है, क्लास 9th में ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। श्लाइडेन व थियोडर शेवान ने, श्लाइडेन 1838 और 1839 के अंदर ये सिद्धांत दिए गए थे, कोशिका के सिद्धांत। और इसके अंदर बताया गया कि शरीर की रचना जो है वो कोशिका से होती है और जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव से हुई है या एक कोशिका से हुई है। कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। कोशिका कैसी इकाई है, एक स्वाधीन इकाई है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक सृष्टिकर्ता होता है। ठीक है, केंद्रक का इसमें क्या है, मेन रोल होता है। केंद्रक जो है सृष्टिकर्ता होता है। और कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। कोशिका का भौतिक आधार किसे माना गया, जीव द्रव्य को माना गया। और अपवाद यानी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करने वाला कौन है, विषाणु है, जो कि अपवाद के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग होती है। क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो जीवाणु की कोशिका है। और जीवाणु का नाम पूछे तो आपको बता देना माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा कोशिका जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में बड़ी कोशिका पूछे तो मादा के अंडाणु होते हैं। ठीक है भाई, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका मादा के अंडाणु होते हैं। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो नर के शुक्राणु होते हैं, नर शुक्राणु। मानव और स्त्री यानी नर और स्त्री के शरीर की सबसे छोटी कोशिका दोनों के मिला के पूछ ले तो आपको आरबीसी बतानी है। और इसके अंदर क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होती है ये। ठीक है भाई। और राष्ट्रीय कोशिका विन्यास संस्थान जो है, राष्ट्रीय कोशिका विन्यास संस्थान जो है वो पुणे के अंदर है। कहाँ पे है, पुणे के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इधर हमारे पास कुछ और फैक्ट लिखे हुए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। एक क्या है, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है, एक कोशिका से अन्य कोशिका का निर्माण। ठीक है, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका या अन्य कोशिका का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फैक्ट हैं जो हमें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक कोशिकीय जीव जो है उसमें आपको पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव निम्न में से कौन सा है। तो आपको एक कोशिकीय जीवों के नाम याद रखने, अमीबा है, युगलिना, पैरामीशियम है। ये सारे के सारे क्या हैं, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और जो पैरामीशियम है इसे स्लीपर जंतु भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्लीपर जंतु कहते हैं, क्योंकि ये पैरों में जो हम स्लीपर पहनते हैं इसकी आकृति वैसे ही होती है, इसलिए क्या है, इसे स्लीपर जंतु भी कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव जो है वो फंजाई या कवक आप कह दीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना के मॉडल कौन कौन से थे वो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें आपको मॉडल का नाम याद रखना है। कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित मॉडल दिए थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कोशिका की झिल्ली क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये सिद्धांत या मॉडल हमें ध्यान रख लेना है, इकाई मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, जिसे कोशिका कला सिद्धांत भी कहते हैं। ये रॉबर्टसन ने दिया था 1958 के अंदर। किसने दिया था भाई, रॉबर्टसन ने 1958 के अंदर। और दूसरा था टर्ल मोज़ेक मॉडल, जो कि बहुत लोकप्रिय मॉडल रहा, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, बस आपको मॉडल के नाम ही ध्यान रखने, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टर्ल मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो ये हमने क्या है, कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं कोशिकाएं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो है आदिम यानी प्रारंभिक यानी बहुत पुरानी कोशिकाएं हैं ये। ठीक है, जब मानव का विकास होना प्रारंभ हुआ था, ठीक है, जब मानव बनना स्टार्ट हुआ उससे भी पहले की बात है। तो आदिम यानी ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी कोशिकाएं हैं। अभी विकसित तौर पे कोशिकाएं जो है उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है।
इन कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। इनमें अंतर आप ध्यान रखिएगा, अंतर पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का कौन सा गुण है, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कौन सा गुण है, तो ये आपको ध्यान रखने। कोशिका झिल्ली जो है इसमें एब्सेंट होती है, कोशिका झिल्ली इधर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, वह क्या है, लाइसोसोम, ये सारे के सारे जो कोशिकांग हैं ये क्या एब्सेंट होते हैं या फिर इनका अभाव होता है, और ये क्या सारे इधर उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होता है, और इधर जो है श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है, और इधर क्या है, सामान्यतः कोशिका भित्ति जो है वो मोटी बनी होती है। राइबोसोम 17 इस प्रकार के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो है 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। इधर क्या है, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, और इधर एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इधर क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, और इधर क्या है, होता है, ठीक है भाई। और इधर आप उदाहरण याद रखना चाहो तो जीवाणु कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, रिकेटेशिया है, ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इधर आप याद रखना चाहो तो फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोशिका की संरचना, जिसके अंदर कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, यानी विभिन्न कोशिकांगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। कोशिका की संरचना की हम बात करते हैं तो सबसे पहला कोशिकांग जो है कोशिका भित्ति के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो कोशिका भित्ति के बारे में आप ध्यान रखोगे कि ये केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है। तो रीट में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो है वो जंतु और पादपों में विभेद करता है। तो क्योंकि ये कोशिका भित्ति जो है केवल पादपों में पाई जाती है, तो ये विभेद का प्रमुख कारण है, इससे हमें क्या है, विभेद का पता चलता है, ठीक है। आकृति व आकार के आधार पर क्या है, केवल ये पादपों के अंदर पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है भाई। तो ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये कोशिका भित्ति जो है वो क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, कोशिका को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कोशिका का मृत भाग जो है, ठीक है, ये कोशिका का मृत भाग होता है। कोशिका भित्ति जो है ये मृत भाग होता है, निर्जीव होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पूछे तो आपको बताना है कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसे पेनिसिलिन खत्म कर देता है। जिसे यदि हमें खत्म करना है तो पेनिसिलिन उसके ऊपर डालेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, जिसे पेनिसिलिन क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लांट्स में यदि पूछा जाए तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। जीवाणु के अंदर पूछा जाए तो म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिक अम्ल की बनी होती है। जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिक अम्ल की बनी होती है, ठीक है। अगर शैवाल के अंदर पूछा जाए तो सेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत, ठीक है। सामान्यतः क्या कहते हैं कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, कोशिका भित्ति होगी, लेकिन जंतु के अंदर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है, जो कि प्रोटीन, वसा और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, खासतौर पर आपको ध्यान रखना, प्रोटीन, वसा और लिपिड की बनी होती है। इसमें फास्फोलिपिड तथा लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है भाई। और चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये कुछ वांछित पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को ये बाहर ही रोक लेती है, ठीक है, इसलिए इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। दो कोशिकाओं को अलग व इंटरेक्शन के लिए माध्यम प्रदान करती है। दो कोशिकाओं को अलग करती है, वह इंटरेक्शन के लिए माध्यम प्रदान करती है, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ट्रिपल लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या है, जीवित होती है। जैसे कि हमने कोशिका भित्ति देखी थी, वो मृत थी, तो ये क्या है, जीवित होती है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। किससे इसे देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और इसकी खोज की बात करें तो नेगली और क्रेमकर ने 1885 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की थी। और इसे जो प्लाजानेमा नाम जो है, इसे सबसे पहले जब कोशिका खोजी गई तो इसे प्लाजानेमा नाम दिया गया, प्लाजानेमा, ठीक है। और ये नाम जो है 1931 में J.Q. प्लोव ने दिया था, ठीक है, PLOWE, ठीक है, ये नाम आप याद रखोगे। और नेक्स्ट हमारे पास इधर आता है विलयन सांद्रता के आधार पर, ठीक है। तो विलयन सांद्रता के आधार पर हमारे पास 3 तरह के विलयन होते हैं, एक तो अति प्रासारी, अल्प प्रासारी और एक सम प्रासारी। अति प्रासारी के अंदर ये कोशिका जो है वो सामान्यतः कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अल्प प्रासारी के अंदर फूल जाती है, और सम प्रासारी के अंदर स्थिर हो जाती है, ठीक है भाई। और ये प्रासरण विलयन प्रदान करने वाले कौन कौन से हमारे पास क्या है, अवयव हैं, या फिर कौन कौन से पदार्थ हैं, तो ये जल है, ग्लूकोज है, यूरिया, अमीनो अम्ल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, प्रासरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रासरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और प्रासरण जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। हालांकि ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, ये जो कोशिका झिल्ली के बारे में बताई गई, ये चीज़ें आपको अच्छे ढंग से याद करनी है। चलिए भी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्लासें जो हैं आपको सारे फैक्ट इसमें क्या है,
एक ही साथ मिल जा रहे हैं तो कम समय के अंदर, ठीक है। तो रिवीजन के लिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। और यदि आप पुराने हमारे दर्शक हैं, हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले अब देखिए हम जीव द्रव्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका में जीवित पदार्थ, ठीक है, कोशिका में जीवित पदार्थ जीवन का सार भी इसे कहा जाता है, ठीक है भाई। इसे क्या कहा जाता है? जीवन का सार कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। इसे हक्सले ने कहा था 1863 के अंदर। जीव द्रव्य को क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार कहा था। इसकी खोज की बात करें डुजार्डिन ने की थी, ठीक है, 1835 ईस्वी में। और इसे क्या कह दिया? सारकोड सारकोड कहा, ठीक है। इसे क्या कहा? सारकोड कहा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, नाम जो है इसे पुरकिंजे ने दिया था। और गाढ़ा, रंगहीन और चिपचिपा द्रव होता है ये, ठीक है। इसमें ब्राउनी गति होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें प्लाज्मा जीव द्रव्य के अंदर कौन सी गति पाई जाती है? तो ब्राउनी गति पाई जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि इसमें ये जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो कोशिका द्रव्य होता है और एक क्या है? केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक केंद्रक द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो द्रव है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर क्या है? 80% जल और 20% वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि चीजें मिलती हैं। और सावर्धिक मिलने वाला तत्व जो है इसके अंदर O2 होता है, ठीक है। जीव द्रव्य के अंदर सावर्धिक पाए जाने वाला तत्व यदि आपसे पूछे तो ऑक्सीजन आपको बताना है, ठीक है। टोनोप्लास्ट की बात करते हैं। प्रत्येक रिक्तता, ठीक है, प्रत्येक रिक्तता एक विभेदी पारगम्य झिल्ली से परिबद्ध होती है जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, ठीक है। यानी रिक्तताएं पाई जाती हैं इसके अंदर। तो रिक्तता के ऊपर ये एक आवरण होता है, ठीक है, जिसे क्या हम कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे रिक्तताएं हम जब पढ़ेंगे इसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो है वो सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अंग है। कोशिका का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। खोज इसकी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। आपको ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और केंद्रिका की खोज यदि हम बताएं तो आपको फोंटाना ने की थी। किसने? फोंटाना। और इसका नामकरण जो है बोमन ने दिया था। केंद्रिका नाम जो है वो किसने दिया था? बोमन ने दिया था। केंद्रिका गुणसूत्र का बना होता है। केंद्रिका किसका बना होता है? केंद्रिका गुणसूत्र का बनी होती है। और इसमें 85% प्रोटीन होता है, 10% RNA और 5% इसमें क्या होता है? DNA पाया जाता है, ठीक है भाई। 5% इसमें DNA पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटिन। केंद्रक के अंदर पतली तारनुमा संरचना जो RNA, DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाती है। क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती है। क्रोमेटिन क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रक के अंदर पतली तारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो RNA, DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। आपसे पूछा जाता है क्रोमेटिन किसकी बनी होती है? हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाती है। और केंद्रक जो है वो DNA का क्रियात्मक खंड, DNA का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केंद्रक के अंदर ये फैक्ट हमने पढ़ लिया। DNA का क्रियात्मक खंड जो है वो जीन कहलाता है, ठीक है भाई। और रासायनिक व उपपचायी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये भी केंद्रक ही नियंत्रण करता है, उपपचायी क्रियाएं जो होती हैं। और क्रोमोसोम इसके अंदर ही पाए जाते हैं और जो कि अनुवंशिकीय पदार्थ है। अनुवंशिकीय पदार्थ क्रोमोसोम होते हैं जो कि केंद्रक के अंदर ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका में देखिए इसकी खोज जो है वो गार्नियर ने की थी और इसका नामकरण जो है पोर्टर ने दिया था, ठीक है भाई। तो ये आपको खोज और इसके नामकरण विशेष तौर पे आपको याद रखें क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। केंद्रक और कोशिका की खोज ये तो आपको क्या है बढ़िया ढंग से याद रखनी है। सबसे बड़ी छोटी कोशिकाएं ये आपको बढ़िया ढंग से याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऊपर से बन जाता है। तो कोशिका झिल्ली व नाभिकीय झिल्ली के बीच फैली होती है, ठीक है। अंतःपर्दवी जालिका कोशिका झिल्ली व नाभिकीय झिल्ली जो होती है उसके बीच क्या फैली होती है। और कोशिका का कंकाल भी से कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःपर्दवी जालिका को कहा जाता है। यह केंद्रक व गोल्जिकाय का निर्माण करती है। केंद्रक और गोल्जिकाय का निर्माण कौन करता है? अंतःपर्दवी जालिका करती है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है। एक तो SCR यानी स्मूथ वॉल, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं स्मूथ या चिकनी, ठीक है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और रफ या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, ठीक है, SER और RER, ठीक है। तो ये स्मूथ जो होती है यानी जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है इसके अंदर
क्या होता है, राइबोसोम जो है अनुपस्थित होते हैं। चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका के अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते और स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। ठीक है, ये किसका संश्लेषण करती है, स्टेरॉइड का। और जो रफ एंड RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करती है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं इसके अंदर, यानी ऊपर क्या अंगुलीनुमा प्रवर्धक पाए जाते हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोल्जी काई। ठीक है, तो गोल्जी काई क्या होता है, इसकी खोज जो अगर पूछे तो कैमलो गोल्जी ने की थी। तो गोल्जी काई, गोल्जी से आपको आसानी से याद हो जाएगा। पदार्थों की पैकेजिंग इसके अंदर होती है, यानी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसका पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी काई करता है। कोशिका का यातायात प्रबंध या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कौन कहलाता है, गोल्जी काई कहलाता है। कोशिका का यातायात प्रबंध या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कौन कहलाता है, गोल्जी काई कहलाता है। आरबीसी में जीवाणु नील हरित शैवाल यूकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते। ठीक है भाई, आरबीसी में जीवाणु नील हरित शैवाल यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो राइबोसोम, इसकी खोज अगर पूछी जाए तो पैलेट ने की थी। RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, RNA और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम, और ये पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। ठीक है, राइबोसोम जो है पूरे कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। और सबसे छोटा कोशिकांग यदि पूछा जाए तो भी राइबोसोम का नाम आएगा। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा रखा है यहाँ पे। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन फैक्ट्री भी से कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राइबोसोम के बारे में बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो रीट के अंदर, रीट का ये फेवरेट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रीट में लगभग हर एक बार क्या क्वेश्चन जरूर पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने 1890 ईस्वी के अंदर की थी। ठीक है, इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी के अंदर, और इसे बायोप्लास्ट नाम जो है अल्टमैन ने दिया था। ठीक है, इसे अल्टमैन ने इसकी खोज करके इसको क्या बायोप्लास्ट नाम दिया था। और इसका नामकरण यानी माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण जो है वो बेंडा के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इसे ऊर्जा ग्रह, ठीक है, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कौन है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसमें क्या क्रिस्टी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन रीट में पूछा गया है कि क्रिस्टी कहाँ पे पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, एक ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज का अणु जो है 36 ATP अणु में से 34 ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है, 36 में से 34 कहाँ पे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, क्रेबस चक्र के दौरान। ठीक है, ये अणु कब बनते हैं, जब क्रेबस चक्र चल रहा होता है, उसके अंदर क्या है, 36 ATP अणु में से 34 ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, केवल जंतु कोशिका में, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। और खोज जो है डी डवे ने इसकी खोज की थी। और हाइपोलिटिक एंजाइम, जो पुरानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होना चाहिए वैसे यहाँ पे, हाइपोलिटिक एंजाइम जो पुरानी कोशिका या पैथोगन को मारते हैं। ठीक है, पैथोगन को मारते हैं और ये अपनी ही कोशिका को कई बार क्या है, पाचित कर जाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसका पाचन, और क्या है, हाइपोलिटिक एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि पुरानी कोशिका या पैथोगन को मार देते हैं। ठीक है, और अपनी कोशिका को, कई बार मृत कोशिका जो होती है अपनी कोशिका को ये पाचित कर जाते हैं। इसके कारण इसे सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केंद्रकाय। केंद्रकाय जो है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। खोज इसकी टी बोवेरिनी की थी और कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। बस केंद्रकाय में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास लवक। ठीक है भाई, लवक से भी क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं। तो लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज जो है ई हैकल ने की थी। ठीक है, और ई हैकल को ही क्या, फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, ई हैकल को कहा जाता है। और यहाँ पे आप ई से, इस ई को आप जोड़िएगा, इकोलॉजी से ई हैकल। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। अपना अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर प्लास्टिडोम होता है। ठीक है, इसके अंदर अपना अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टिडोम कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ये हो सकते हैं जो लवक हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हरित लवक, ठीक है, और हरित लवक जो है इसे क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं। और इसकी खोज जो है शिम्पर ने की थी। ठीक है, शिम्पर। और इसमें क्या है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और इसे पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लाइट नहीं है अभी और पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं, इसलिए थोड़ा शब्दों में इधर उधर गड़बड़ाहट हो रही है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ आपको सही से नजर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत पसीना हो रहा है, पूरी शर्ट वगैरह जो है भीग चुकी है। अवर्णी लवक, ठीक है, पहला हरित लवक पढ़ा, दूसरा है अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई,
इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक को, और अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये रंगहीन होता है, ठीक है। और ये क्या है, जड़ के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। जड़ के अंदर ज़्यादातर अधिकांश अवस्था में ये किसमें हमें मिलता है, जड़ के अंदर पाया जाने वाला लवण होता है, लवक होता है, ठीक है। ये भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, और ये जो है आगे चल के फिर से 3 प्रकार के हो जाते हैं। अमीलोप्लास्ट, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का संचय, ठीक है। ये क्या करते हैं, अमीलोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। उदाहरण आलू के अंदर ये पाए जाते हैं, चावल के अंदर, केला के अंदर, ठीक है भाई। ये सारे के सारे में क्या पाए जाते हैं, अमीलोप्लास्ट पाए जाते हैं। एलियोप्लास्ट जो है वसा का संचय करते हैं, मूंगफली, नारियल के इत्यादि में पाए जाते हैं। और एक होता है हमारे पास प्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, प्रोटीन संचय का काम करते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की दालों के अंदर ये क्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट, और ये जो है वो रंगीन हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे फल, फूल, बीज इत्यादि जो रंगीन हमें दिखाई देते हैं वो किसके कारण, वर्णीय लवक के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पौधे के रंगीन भाग, ठीक है, जैसे फल, फूल, बीज इत्यादि में अलग अलग तरह के रंग होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर। नेक्स्ट हमारे पास पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। तो ये जो हमने ये जो एक सर्कल बना रखा है ब्लैक, इसके अंदर क्या है, पादप कोशिका के अंग आ रहे हैं, और ये जो रेड सर्कल बना रखा है ये जंतु कोशिका के लिए है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देखिएगा पादप कोशिका के अंदर केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कौन कौन से हैं। एक तो कोशिका भित्ति है, पर्णहरित है, रसधानी है या रिक्तियाँ हैं, ठीक है। रिक्तियाँ हालांकि इधर भी पाई जाती हैं लेकिन बहुत कम पाई जाती हैं, और रसधानी या रिक्तियाँ जो है पादपों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जंतु कोशिका के अंदर अकेले जंतु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कौन कौन से हैं, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र और कोशिका झिल्ली। ये सारे के सारे अंग जो हैं जंतु कोशिका के अंदर मिलेंगे, पादप कोशिका के अंदर नहीं मिलेंगे। और दोनों के अंदर, अब ये दोनों के अंदर उभयनिष्ठ अंग जो है यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, लाइसोसोम है, राइबोसोम, केंद्रक और अंतःप्रदवी जालिका जिसको हमने ER से लिख रखा है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और जीव द्रव्य, ये सारे के सारे जो हैं वो दोनों ही कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो यदि ये आपको सर्कल याद है तो आपको आसानी से इसमें विभेद आप कर पाओगे कि कौन से कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में अंग पाए जाते हैं, कौन से जंतु में, और कौन से दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा, आपका रिविजन बढ़िया ढंग से हो गया होगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे जो नए वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।